कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने जहाज की ओर बढ़ रहा होता है और साथ ही अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा होता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसने आज सुबह न्यूज में देखा था कि जिस इलाके में वो उड़ान भरने वाला है वहां का मौसम बहुत खराब है। इसी वजह से कई अन्य फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए वो अपने पिता से थोड़ा चिंतित होकर सावधान रहने को कहती है। उसकी बेटी कहती है कि आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रैड मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं पहले भी कई बार ऐसे खराब मौसम में सुरक्षित तरीके से जहाज उड़ा चुका हूं, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। इसके बाद ब्रैड जहाज के केबिन में पहुंचकर अपने कोपायलट से मिलता है। कोपायलट थोड़ा घबराया हुआ होता है क्योंकि आज वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने जा रहा होता है। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अधिकारी उससे मिलने आता है। अधिकारी उसे बताता है कि एक आपात स्थिति के कारण उसे एक कैदी को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बेहद ताकतवर और खतरनाक व्यक्ति होता है जिस पर हत्या का मामला दर्ज है। अब उसे इस जहाज के जरिए दूसरी देश में ले जाया जा रहा है, जहां उसे उम्र कैद की सजा काटनी होगी। पुलिस अफसर ब्रैड से कहता है कि यह जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। ब्रैड ये बात मान जाता है और टोनी को जहाज की सबसे आखिरी सीट पर बैठा देता है ताकि बाकी यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इसके बाद सभी पैसेंजर अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और ब्रैड क्रू के पास जाकर यह सुनिश्चित करता है कि सब यात्री आ चुके हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद जहाज टेक ऑफ करता है। कुछ समय बाद ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर अपने कोपायलट के साथ बातचीत करने लगता है। ब्रैड अपने कोपायलट से अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। वो उसे अपने मोबाइल में अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और इस दुनिया में हमारे अलावा मेरा कोई नहीं है। दूसरी ओर जहाज में बैठे यात्री अपने सफर का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। केबिन में बैठे दोनों पायलट्स भी खुश थे और जहाज सामान्य रूप से उड़ान भर रहा था। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और जहाज हल्के हल्के झटके खाने लगता है। ये देखकर ब्रैड चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। ब्रैड को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है। साथ ही वो रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम बहुत खराब होने की वजह से कोई भी सिग्नल नहीं मिल पाता। सारे रेडियो सिस्टम बंद हो चुके थे। तभी अचानक बिजली का एक तेज झटका सीधे विमान से टकराता है, जिससे जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। स्थिति को समझने के लिए ब्रैड केबिन से बाहर जाकर यात्रियों की हालत देखता है। ये देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं। लेकिन तभी जहाज की लाइट्स धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और फिर एक के बाद एक जोरदार झटके लगते हैं। इसी दौरान ब्रैड का सिर ऊपर की छत से टकरा जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस खतरनाक स्थिति को देखकर यात्रियों में घबराहट फैल जाती है। ब्रैड तुरंत खुद को संभालता है और वापस केबिन में जाकर अपने कोपायलट के साथ मिलकर विमान को नियंत्रण में लाने की कोशिश करने लगता है। ये समय ब्रैड और उसके कोपायलट के लिए बेहद मुश्किल था। खराब मौसम के कारण उन्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रैड चिंतित होकर कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो जहाज टूट सकता है। दोनों पायलट तुरंत विमान की ऊंचाई कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की ओर उतरने लगता है। अंदर बैठे यात्री डर से कांप रहे होते हैं। इसी दौरान क्रिमिनल टोनी के साथ आया पुलिस अफसर घबराहट में अपना मोबाइल गिरा देता है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। वो पुलिस अफसर अपना मोबाइल उठाने के लिए सीट बेल्ट खोल लेता है और उसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। लेकिन चूंकि जहाज तेजी से नीचे की ओर जा रहा होता है, सीट बेल्ट खुलते ही दोनों जोर से ऊपर की छत से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस बीच जहाज बेहद कम ऊंचाई पर आ चुका होता है, लेकिन ब्रैड और उसका कोपायलट किसी तरह स्थिति को संभालने में कामयाब हो जाते हैं। अब जहाज में बहुत कम पावर बची थी, इसलिए ब्रैड समझ जाता है कि वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। वो तुरंत फैसला करता है कि जहाज को नीचे लाकर समंदर में क्रैश लैंड करना ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन तभी दोनों पायलट दूर एक आइलैंड देखते हैं। ये देखकर ब्रैड जहाज की दिशा बदलकर आइलैंड की ओर मोड़ देता है और वहां लैंड करने का निर्णय लेता है। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद
ब्रैड आखिरकार विमान को उस आइलैंड पर मौजूद एक सड़क पर इमरजेंसी लैंड करा देता है। ये लैंडिंग बेहद खतरनाक थी, लेकिन किस्मत से सभी यात्री सुरक्षित रहते हैं और किसी को कोई चोट नहीं आती। तभी विमान के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर ब्रैड राहत की सांस लेता है, क्योंकि इसका मतलब था कि जहाज में अब भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई है। जब सभी यात्री सुरक्षित रूप से विमान से उतर जाते हैं, तो एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बताती है कि क्रिमिनल टोनी को लेकर आने वाला पुलिस अफसर और एक एयर होस्टेस इस हादसे में मारे गए हैं। ये सुनकर ब्रैड बहुत दुखी हो जाता है और गहरी मायूसी में चला जाता है। दूसरी ओर एयरलाइन कंपनी का मालिक ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका एक जहाज अचानक गायब हो गया है। उसे प्लेन के लैंड होने का कोई सिग्नल नहीं मिला था और खराब मौसम की वजह से रेडियो भी लंबे समय से बंद था, जिससे पायलट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। स्थिति गंभीर देखकर वो स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसे लोगों को ढूंढने में माहिर होता है जो किसी आपदा या मुश्किल में फंसे होते हैं। एयरलाइन कंपनी का मालिक उसे आदेश देता है कि मुझे तुरंत मेरे जहाज से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए। वो कहां गया, उसके कर्मचारी और सभी यात्री कहां हैं। आदेश मिलते ही स्कार्सडेल अपनी टीम के साथ खोजबीन शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर मौजूद सारे यात्री इस सोच में पड़े होते हैं कि आखिर वे कहां आ गए हैं और अब आगे क्या करेंगे। तभी ब्रैड सभी पैसेंजर्स को एक जगह इकट्ठा करके समझाता है कि खराब मौसम और इमरजेंसी की वजह से उन्हें मजबूरन इस आइलैंड पर उतरना पड़ा। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि विमान में अभी थोड़ी बहुत बिजली बची है, जिससे वे जरूरी सिस्टम्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक सबको शांत रहना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द वे यहां से निकल जाएंगे। इसके बाद ब्रैड वापस विमान के पास जाकर उसे ठीक करने में जुट जाता है, लेकिन जांच करने पर उसे पता चलता है कि जहाज में पावर बहुत कम बची है, इसलिए अब उन्हें बाहरी मदद का इंतजार करना ही पड़ेगा। दोनों पायलट एक नक्शा निकालते हैं और अपनी लोकेशन देखने लगते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि वे आखिर किस जगह पर हैं। तभी ब्रैड का साथी कोपायलट नक्शे पर नजर डालकर कहता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी सरकार या कानून की बात नहीं मानते। अगर उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं, तो हमारी जान को गंभीर खतरा हो सकता है और शायद हमारी सरकार भी हमें बचा न पाए। ये सुनकर ब्रैड चिंतित हो जाता है और कहता है कि अब हमें किसी भी तरह अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा। यही एकमात्र तरीका है यहाँ से निकलने का। इसके बाद दोनों पायलट मदद के लिए रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के झटके से रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका था। मजबूर होकर ब्रैड सभी पैसेंजर्स के पास लौटता है और उन्हें समझाता है कि विमान में खराबी होने के कारण वे इस समय किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को समझाता है कि खराबी की वजह से रेडियो फिलहाल काम नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सबको तसल्ली देते हुए कहता है कि हम आइलैंड के दूसरी तरफ जाएंगे, वहां रेडियो सिग्नल खोजने की कोशिश करेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को यहां बुलाएंगे, जो आकर हम सभी को सुरक्षित ले जाएगी। यहां ब्रैड एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वो टोनी की हथकड़ी खोल देता है। वो अपने कोपायलट से कहता है कि तुम यही रहकर विमान की पावर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करो, जबकि मैं किसी भी तरह संपर्क बनाकर रेस्क्यू टीम को यहां लाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ब्रैड और टोनी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, ताकि रेडियो सिग्नल या कोई संपर्क उपकरण ढूंढ सके। रास्ते में चलते हुए टोनी ब्रैड की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, धन्यवाद। जंगल के उस पार इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को एक आदमी आकर सूचना देता है कि यहाँ एक प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के कारण रुक गया है और उसमें अलग अलग देशों से आए कई यात्री मौजूद हैं। ये सुनकर उस ग्रुप का लीडर उस आदमी को कुछ पैसे देता है और अपनी टीम को तैयार रहने का आदेश देता है। इधर आइलैंड के घने जंगल में ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में टोनी जिज्ञासा पूर्वक ब्रैड से पूछता है, तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहां ले जा रहे हो? ब्रैड शांत स्वर में जवाब देता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से बाकी सबकी जान खतरे में पड़े। तुम्हारे साथ रहकर मैं हालात पर नजर रख सकता हूं और जरूरत पड़ने पर तुम्हें रोक भी सकता हूं। ब्रैड आगे बढ़ता हुआ उस खाली फैक्ट्री में दाखिल हो जाता है। ब्रैड किसी तरह एक पुराना टेलीफोन ढूंढ लेता है, लेकिन वो खराब पड़ा होता है। वो तुरंत साइड में लगे तारों को जोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार टेलीफोन चालू हो जाता है। ब्रैड तेजी से कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है और अपनी लोकेशन समेत सारी जानकारी बताने लगता है,
लेकिन लाइन में दिक्कत होने की वजह से उसकी आवाज सामने वाले तक साफ नहीं पहुंच पाती। नतीजा ये होता है कि हेल्पलाइन वाले उसकी कॉल काट देते हैं। तभी ब्रैड को एक नया आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है ताकि वो उसे अपनी लोकेशन और बाकी जरूरी बातें एक पेपर पर नोट कर सके, जिससे मदद जल्दी पहुंच सके। ब्रैड अपनी बेटी से कहता है कि वो सारी जानकारी लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचा दे। तभी अचानक पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। ब्रैड किसी तरह उससे भिड़ता है और कड़ी मशक्कत के बाद उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई और व्यक्ति कमरे में आ रहा है, तो वो तुरंत छिप जाता है। तभी अंदर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है, जिसने कई गुंडों को खत्म कर उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए थे। टोनी ब्रैड को आवाज लगाता है कि डरने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। जब ब्रैड बाहर आता है तो टोनी उसे उसकी सुरक्षा के लिए एक बंदूक पकड़ा देता है। फिर दोनों नीचे वाले फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, जहां फैक्ट्री का माहौल और भी खतरनाक लग रहा होता है। नीचे आते ही ब्रैड और टोनी को एक कैमरा दिखाई देता है। जब वे उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं और पास में पड़े पासपोर्ट चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोगों को अगवा करके उनकी फैमिली से भारी फिरौती मांगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि पैसे मिल जाने के बाद भी वे उन लोगों को छोड़ते नहीं, बल्कि मार डालते हैं। ये सब देखकर ब्रैड को एहसास होता है कि उनके विमान के यात्री भी गंभीर खतरे में हैं। ये सोचते ही दोनों बाहर निकलते हैं और उन्हें पास में एक गाड़ी दिखाई देती है। वही गाड़ी जो उस आतंकवादी की थी जिसे कुछ देर पहले ब्रैड ने खत्म किया था। ब्रैड और टोनी गाड़ी में बैठकर अपने पैसेंजर्स की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर सभी यात्री ब्रैड का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि वो जल्द ही मदद लेकर लौटेगा। तभी अचानक उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी लौट आती है। उन्हें लगता है कि रेस्क्यू टीम आ गई है। लेकिन उनकी ये उम्मीद कुछ ही पलों में डर में बदल जाती है, क्योंकि वो गाड़ी असल में आतंकवादियों की होती है। वे आते ही गोलियां चलाकर यात्रियों को डराने लगते हैं। गोलियों की गूंज ब्रैड और टोनी तक भी पहुंचती है, जिसके बाद दोनों तुरंत कार की रफ्तार बढ़ाकर विमान की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इस बीच आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे एयर होस्टेस तुरंत लिस्ट लाकर दे देती है। तभी गैंग का एक आदमी पायलट से पूछता है, तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ है? पायलट डरते हुए बताता है कि सीनियर पायलट किसी काम से जंगल की ओर गया था और अभी तक वापस नहीं आया। तभी ब्रैड और टोनी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वे दूर से ही छिपकर सारी स्थिति देख रहे होते हैं। तभी एक महिला मौका पाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आतंकवादी उस पर गोली चला देते हैं, जिससे वो वहीं गिर जाती है। ये देखकर ब्रैड तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है और कहता है, अभी नहीं, शांत रहो, वक्त आने पर सब ठीक करेंगे। गैंग का लीडर सभी यात्रियों को एक बस में बैठा देता है और अपने दो साथियों को वहीं छोड़ते हुए आदेश देता है कि जहाज के अंदर जाकर जो भी कीमती सामान मिले उसे निकाल लाओ। इसके बाद वो खुद बाकी कैदियों के साथ बस लेकर निकल जाता है। आतंकवादी सभी पैसेंजर्स को बस में बैठाकर अपने अड्डे की ओर ले जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद ब्रैड टोनी पर गुस्सा करता है और कहता है, वो लोग हमारे पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। इस पर टोनी शांत स्वर में समझाता है कि वो बहुत ज्यादा थे, अगर तुम अकेले जाते तो मारे जाते, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। इसके बाद दोनों विमान की तरफ बढ़ते हैं, जहां वे उन दो गुंडों को पकड़ लेते हैं जो विमान से कीमती सामान चुरा रहे होते हैं। ब्रैड उन्हें बंदूक की नोक पर रखकर पूछता है, तुम्हारा लीडर यात्रियों को कहां ले गया? उनमें से एक डरते हुए बताता है कि यहां से कुछ दूरी पर उनका एक ठिकाना है और सभी पैसेंजर्स वहीं ले जाए गए हैं। उसी समय दूसरी ओर ब्रैड की बेटी अपनी तरफ से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। प्राइवेट आर्मी का कैप्टन तुरंत तैयार हो जाता है। वो अपने कुछ भरोसेमंद कमांडो इकट्ठा करता है, स्पेशल इक्विपमेंट और एक तेज हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाता है और रेस्क्यू ऑफिसर से मिली सैटेलाइट इमेज और लोकेशन रिपोर्ट के आधार पर एक तेज सूक्ष्म योजना बनाता है। प्लान ये होता है कि रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से नजदीकी तट पर उतरकर टीम चुपके से आइलैंड पर घुसेगी। टोनी और ब्रैड, जिन्हें इलाके की जानकारी है, उन्हें गाइड के तौर पर रखकर आतंकवादियों के अड्डे पर तड़के हमला किया जाएगा। प्राथमिकता याद, रियो की सुरक्षा और बंदियों को बिना नुकसान पहुंचाए लेकर आना होगी। कैप्टन ब्रैड और टोनी से कहता है कि वे अंदर के रास्ते, निगरानी की जागों और संभावित घातों की जानकारी देंगे और सभी को चेतावनी देता है कि ये ऑपरेशन खतरनाक है, पर अब कोई देर नहीं की जा सकती। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर बचाव के लिए उड़ान भरता है। अपने साथियों के साथ पैसों से भरा बैग और कई हथियारों के बैग
गाड़ी में लोड करके वो लोग आइलैंड की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड देखता है कि आतंकवादियों के ले जाने से पहले कोपायलट ने जहाज का पावर सिस्टम रिपेयर कर लिया था और अब जहाज में फिर से पावर आ गई है। ये देखकर ब्रैड बहुत खुश हो जाता है। वो आने वाली प्राइवेट आर्मी टीम के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर एक संदेश लिखकर छोड़ देता है ताकि उन्हें स्थिति समझ में आ सके। इसके बाद वो टोनी के साथ उस जगह की ओर निकल पड़ता है जहां गैंग के लोगों ने सभी यात्रियों को बंधक बनाकर रखा था। दोनों जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए धीरे धीरे उस खतरनाक जगह की ओर बढ़ते हैं। दोनों आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी से निकलकर चुपके से उस इलाके में दाखिल हो जाते हैं जहां सारे गुंडे पैसेंजर्स को डराकर उनकी वीडियो बना रहे थे ताकि उन वीडियो को उनके परिवारों को भेजकर उनसे पैसे वसूल सके। इसी दौरान रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की ओर से भेजी गई प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर जांच करता है जहां उसे 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। ये वही लोग थे जिन्हें गैंग लीडर ने प्लेन से कीमती सामान चुराने का आदेश दिया था, लेकिन ब्रैड ने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। तभी प्राइवेट टीम के कैप्टन को ब्रैड द्वारा छोड़ा गया एक संदेश मिलता है। मैसेज देखकर बताई हुई राह का सहारा लेकर टोनी और ब्रैड आतंकवादियों के अड्डे पर छिपकर निगरानी करते रहे। जैसे ही मौका मिला, दोनों ने चुपके से पीछे से आकर 2 आतंकवादियों को बेनकाब कर दिया और उन्हें मार गिराया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर उस कमरे के बाहर आकर रुके जहां सभी यात्रियों को बंद रखा गया था, लेकिन दरवाजा बंद और चारों ओर कई गार्ड तैनात थे और ब्रैड के पास चाबी नहीं थी। रणनीति बनाकर दोनों ने एक एक करके चौकसी में लगे गार्ड्स को चुपचाप बेअसर किया। टोनी हथौड़ा उठाकर कई गार्ड्स पर टूट पड़ता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। वही ब्रैड एक गार्ड से चाबी छीनकर सभी पैसेंजर्स को कमरे से आजाद कर देता है। ब्रैड उन्हें समझाता है कि वे जल्दी से उस बस में जाकर बैठ जाएं, जिसमें आतंकवादी उन्हें यहां लाए थे। सारे यात्री डर के मारे तुरंत उस बस में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोनी ब्रैड के पास आकर बताता है कि इस जगह से गाड़ी के जरिए बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर भारी संख्या में हथियारबंद गुंडे तैनात हैं, जो उन्हें देखते ही गोलियों की बरसात शुरू कर देंगे। ये सुनकर ब्रैड पैसेंजर्स की ओर देखता है, जो बेहद डरे और घबराए हुए बैठे होते हैं। यहाँ ब्रैड अपनी जान की परवाह किए बिना एक बड़ा फैसला करता है। वो टोनी से कहता है कि वो सभी आतंकवादियों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा ताकि टोनी इस मौके का फायदा उठाकर सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित बाहर निकाल सके। पहले तो टोनी उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि ऐसा करने से वे लोग उसे मार देंगे, लेकिन ब्रैड दृढ़ता से कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार टोनी मान जाता है। इसके बाद ब्रैड अकेला ही बाहर निकलता है और सीधे आतंकवादियों के पास पहुंचता है। वहां वो गैंग के लीडर से कहता है कि उसने मदद के लिए इन्फॉर्म कर दिया है और जल्द ही रेस्क्यू टीम यहां पहुंचने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि वे सभी पैसेंजर्स को छोड़ दें। ब्रैड की ये बात सुनकर गैंग के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे घेर कर बेरमी से पीटने लगते हैं। गैंग का हेड ये सुनकर ब्रैड के छोटे भाई की और बाकी साथियों की मौत देखकर उग्र हो उठा और कसम खा बैठा कि वो एक भी बचे हुए को नहीं छोड़ेगा। फिर वो अपनी टीम को आदेश देकर तेजी से तैयारी करने लगा ताकि वे तुरंत इन लोगों का पीछा करें। वहीं बस के अंदर प्राइवेट टीम का कैप्टन यात्रियों से बोला कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचाएंगे। कुछ लोग घायल हैं, उन्हें फौरन प्राथमिक इलाज दिया जाएगा और ब्रैड की हालत भी जांची जाएगी। टोनी और बाकी टीम बस के चारों ओर गश्त देते रहे और ड्राइवर से कहा गया कि रूट बदलकर जंगल के किनारे से धीमी और छुपी हुई मार्ग से निकले। सभी यात्री डरे हुए मगर राहत की सांस लेते हुए बस में बैठे रहे, पर सबकी आंखों में वो भय कायम था, क्योंकि वे जानते थे कि गैंग का बदला लेने का इरादा गंभीर है और अब उन्हें जल्दी से सुरक्षा की तरफ बढ़ना होगा ताकि बड़े हमले से पहले वे रेंज से बाहर निकल जाएं। जहाज के पास पहुंचकर ब्रैड तेज आवाज में सबको समझाने लगा कि जहाज में पावर वापस आ चुकी है और अगर हम तुरंत इंजन चालू कर ले तो यही हमारा सबसे तेज और सुरक्षित निकलने का रास्ता है। जल्दी से जहाज में बैठ जाओ, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रुके तो उन आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग तुरंत प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि ब्रैड जहाज की पूरी तरह से चेकिंग करने में लग जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट टीम के लोग पहले से आने वाले खतरे के लिए तैयार बैठे होते हैं। तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर प्राइवेट टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है और दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। से काफी गोलीबारी होती है, पर इस प्राइवेट टीम के पास बहुत अच्छी गन्स थी,
जिस वजह से वे कई गुंडों को ढेर कर देते हैं। ब्रेड जल्दी से टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में जहाज स्टार्ट कर रहा हूं, तो तुम लोग भी तुरंत जहाज में चढ़ जाओ। फिर ब्रेड टोनी के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे मुश्किल वक्त में साथ दिया। खुद को गोलियों से बचाते हुए वो जहाज में लौटकर अपने केबिन में बैठ जाता है और अपने साथी पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। उधर टोनी की गोलियां खत्म हो जाती है और जब वो नई बुलेट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग खोलता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ एक बैग दिखाई देता है। लेकिन इस वक्त टोनी पैसों की परवाह किए बिना दूसरी बैग से गोलियां निकालकर फिर से आतंकवादियों पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसी बीच ब्रेड प्लेन को दाईं तरफ मोड़ देता है और प्राइवेट टीम के सोल्जर्स एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं, जबकि टोनी उन्हें कवर फायर देता रहता है। अब जहाज में पावर आने की वजह से रेडियो भी दोबारा काम करने लगता है और प्लेन कंपनी का मालिक ब्रेड से संपर्क कर बताता है कि वो उन्हें एक सुरक्षित जगह बताने वाला है जहां वे उतर सकते हैं। सभी लोग जहाज में सवार हो जाते हैं, लेकिन टोनी अंदर नहीं आता। वो पैसों से भरा बैग उठाकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो इनके साथ प्लेन में वापस गया तो पुलिस फिर से उसे पकड़कर जेल भेज देगी। लीडर अपने साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उसे एक ही वार में उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन सही समय पर टोनी उसे देख लेता है और तुरंत बंदूक उठाकर निशाना साधता है। फिर एक सटीक गोली मारकर उसे खत्म कर देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की जान बच जाती है। ये देखकर ब्रेड टोनी के इस बहादुर काम से बेहद खुश हो जाता है और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर टोनी ये देखकर खुश होता है कि सारे पैसेंजर और ब्रेड सुरक्षित हैं और फिर पैसों से भरा हुआ बैग उठाकर जंगल की ओर भाग जाता है। वही ब्रेड जहाज को आइलैंड से दूर ले जाता है और तभी एयरलाइन कंपनी का मालिक रेडियो पर उसे बताता है कि पास में ही एक एयरपोर्ट है जहां वे सुरक्षित लैंड कर सकते हैं। कि मालिक की बताई हुई जगह की ओर ब्रेड जहाज को ले जाता है, लेकिन तभी अचानक इंजन में दोबारा आग लग जाती है और प्लेन डगमगाने लगता है। हालात गंभीर देखकर ब्रेड तुरंत इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और पूरी सावधानी के साथ जहाज को नीचे रनवे पर उतारने की कोशिश करता है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो जहाज को सुरक्षित लैंड करा देता है, जिससे सभी यात्रियों की जान बच जाती है। ब्रेड और उसका कोपायलट राहत की सांस लेते हैं, जबकि प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी इस सफल लैंडिंग से बेहद खुश होती है। इसके बाद ब्रेड पीछे जाकर यात्रियों की हालत देखने जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये देखकर उसके दिल को सुकून मिलता है। वहीं सभी पैसेंजर्स खड़े होकर ब्रेड के लिए तालियां बजाते हैं और उसकी बहादुरी व समझदारी के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी ही देर में वहां रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, जिसे देखकर सभी पैसेंजर्स बेहद खुश हो जाते हैं। ब्रेड सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है। इसके बाद कैप्टन ब्रेड थकान और सुकून भरी सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठता है और अपनी बेटी को कॉल करके बताता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। बेटी की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। इसी भावनात्मक पल के साथ ये रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।